हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम। मैं नूरुसलाम आपका डिकोड एग्ज़ाम में स्वागत करता हूं। आज हम डिकोड की साइंस की मॉक क्वेश्चन की सीरीज़ को लेकर आए हैं। पिछली सीरीज़ से हम आगे बढ़ते हुए आज कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि किस तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकते हैं। उस पैटर्न्स को अब हम धीरे धीरे सामने लेके आ रहे हैं। इजी क्वेश्चंस आप लोग लगा चुके हैं, अब थोड़े थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को हम लाएंगे। पूरा सारे क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं रखेंगे, धीरे धीरे डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को बीच बीच में डालते रहेंगे ताकि डिफ़िकल्टी लेवल्स का आपको अब अंदाज़ा होना शुरू हो जाए। यूपी पीसीएस ने अपना नया कैलेंडर भी लॉन्च कर दिया, तो अब आपके पास भरपूर समय है तैयारी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है निकिल मिश्र धातु में। क्वेश्चन है निकिल मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात या स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। एक क्वेश्चन है कि जो निकिल मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से निष्कलंक इस्पात या स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे जो निकिल मिश्र धातु वर्ड दे के इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपके साथ खेल लिया। अब लड़का सोचेगा, बच्चा सोचेगा कि निकिल मिश्र धातु है तो उसमें स्टेनलेस स्टील में क्या मिलाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर ही निकिल है, क्योंकि इसका सही जवाब निकिल ही है। ये लैंग्वेज के साथ खेला गया है। अब जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हो, आप पढ़ते हो और पढ़ के स्पॉन्टेनियस सोचते हो, और वो स्पॉन्टेनियस जो सही सोच ले जाएगा वो काम कर ले जाएगा। बेसिक पर स्टिक रहना। बोला जा रहा है निष्कलंक इस्पात या धब्बा रहित इस्पात या स्टेनलेस स्टील में हम क्या मिलाते हैं कि वह अचुंबकीय हो जाता है। तो देखो, स्टेनलेस स्टील में आयरन के अलावा क्रोमियम और निकिल मिलाते हैं। क्रोमियम जो होता है वो उसको जंग लगने से बचाता है। क्या करता है, वो उसको जंग लगने से बचाता है। और निकिल क्या करता है, निकिल उसको अचुंबकीय बनाता है, उसको मजबूती प्रदान करता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए, आई थिंक कि आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, कहता है, क्वेश्चन कहता है जंग लगने पर लोहे का द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, अनिश्चित रहता है। तो भैया फटाफट सब लोग कमेंट में जवाब देते जाओ और मैं तो आपको आंसर बता दूंगा, है ना। जंग लगने पर लोहे का द्रव्यमान, देखो जंग ऐसे कुछ होता है, इस तरह से लगता है, लोहे पर लगता है। और लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए स्टेनलेस स्टील में हम क्या मिलाते हैं, क्रोमियम। ठीक है, ये बहुत बार आए हुए पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा। अब जंग लगने पर लोहे का द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, अनिश्चित रहता है। तो बहुत सारे बच्चे बढ़ता है लगा देते हैं, लेकिन इसका सही जवाब है घटता है। क्या होता है, घटता है। अब जरा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं थोड़ा सा। वो एक्सप्लेनेशन ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है ना। देखो, वैसे तो जंग लगने पर, ठीक है, 2 चीज़ होती है। एक होती है भार, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो वेट, और दूसरी चीज़ होता है द्रव्यमान, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो मास। मास रिमेन अनचेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान बदलता नहीं है, भार बदलता रह सकता है। ठीक है, जंग लगने पे क्या होता है, जंग लगने पे जो लोहा होता है वो अपने ऑक्साइड बनाने लगता है। तो अब क्या होता है, उसका ओरिजिनल द्रव्यमान जो होता है वो घटने लगता है, लेकिन उसका भार क्या होने लगता है, भार बढ़ने लगता है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि क्या बढ़ रहा है, क्या घट रहा है। तो भैया ये याद रखिएगा, भार जो है जंग लगने पर जो वस्तु है या लोहा है उसका भार तो बढ़ेगा, क्योंकि वो वाटर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन अगर हम बात करें द्रव्यमान तो घटेगा, क्योंकि उसका मूल जो द्रव्यमान है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और उसके ऑक्साइड बनते जाएंगे, तभी तो वो जंग लग रहा है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, मतलब वो उसका द्रव्यमान पहले की तुलना में कम हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ट्रिकी क्वेश्चन है,
मैंने इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि अब थोड़ा सा अब आप तैयार हो जाइए इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। वैसे मैंने अपने वीडियो लेक्चर में पूरा का पूरा डिटेल में हर एक चीज़ समझाई है, ठीक है। वीडियो लेक्चर में हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से मैंने बताया भी है और पूरा का पूरा सिलेबस कवर भी किया है। तो आपने अगर वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें या निम्नलिखित कथनों को पर ध्यान दें। पीतल, तांबा तथा जस्ता मिश्र धातु है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पीतल, तांबा, जस्ता, तो भैया ये सब मिश्र धातु है, ठीक है। पीतल, तांबा तथा जस्ता मिश्र धातु है। दूसरा, मैग्नेटाइट एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क होता है। नंबर 3 पर आता है, पारदर्श सम्मिश्रण वे पदार्थ है जिसमें पारा अनिवार्यता सम्मिलित होता है, ठीक है। और चौथे नंबर पे पॉइंट दिया हुआ है, फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। तो अब इसमें पहली चीज तो मोटी मोटी चीज आपको दिख रही, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट भैया आयरन का अयस्क होता है, एल्युमिनियम का नहीं, ठीक है। तो भैया ये तो यहां पर गलत है। इसके अलावा फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट इस्तेमाल होता है, पोटेशियम नाइट्रेट नहीं यूज होता है। तो भैया 2 और 4 तो सीधे सीधे चले गए, 4 चला गया, ठीक, 2 चला गया, अब एक ही ऑप्शन बचा रह गया, ये आपका आंसर हो गया। सिंपल सा है, रिजेक्शन मेथड लगाइए, काम बनता जाएगा। अब थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, अगर हम आयरन ओर की बात करें, ठीक है, आयरन ओर मतलब लोहे के अयस्क की बात करें तो उसमें हेमेटाइट आता है जिसमें 70% आयरन होता है, और मैग्नेटाइट आता है जिसमें 72% आयरन होता है। फिर टोकोनाइट भी आयरन का और या लोहे का अयस्क है, लेकिन इसमें 30% होता है। फिर मैग्नेटाइट, हेमेटाइट सबसे अच्छा माना जाता है। फिर पोटेशियम नाइट्रेट जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होता है, अब ठीक है, ये ऑक्सीकारक होता है, बहुत बढ़िया। और इसका इस्तेमाल हम गन पाउडर बनाने में करते हैं, फर्टिलाइज़र बनाने में करते हैं, और अलग अलग दवाइयों में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो ये दोनों ऑप्शन कहाँ पे फिट बैठे हैं ये भी आपको पता होना जरूरी, क्योंकि हो सकता है कल को इसमें से और कुछ पूछ लें। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक है, मतलब एक ऐसा पदार्थ हमें चुनना है जो दोनों में यूज हो। क्रोम रेड, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, कैलोमल। ठीक है, तो भाई देखो, अगर इसमें देखा जाए तो सोडियम थायोसल्फेट अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला ही फोटोग्राफी में यूज ही होता है, और इसे एज अ एंटी क्लोर भी यूज किया जाता है। एंटी क्लोर मतलब क्लोरीन के प्रभाव को निरस्त करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, अगर हम सोडियम थायोसल्फेट की बात करते हैं तो सोने की खदानों में भी इसका इस्तेमाल होता है। पानी की शुद्ध करने में, वाटर ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल होता है। केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है। ठीक है, फिर चांदी के शोधन में इसका इस्तेमाल होता है, फोटोग्राफिक फिल्म में इस्तेमाल होता है, प्रिंटिंग में इस्तेमाल होता है और मेडिसिन में इस्तेमाल होता है ना। साइनाइड के असर को कम करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। क्लोरीन के असर को इस्तेमाल कम करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पर क्लोरीन का प्रभाव ज़्यादा है वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि ये प्रभाव कम हो जाए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। Which of the following is not the allotrope of carbon? Allotrope of carbon, डायमंड, हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सोकार्बन, फुलरीन। तो अगर पिछले लेक्चरर्स को आपने सुना होगा तो आप आसानी से इसमें बता लोगे भाई कि भैया हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन तो इसका होता है, ऑक्सोकार्बन नहीं होता है। जबकि इसमें कार्बन लिखा हुआ है, जो बच्चा नहीं पढ़ा हुआ होगा वो इसमें परेशान होगा। अब फुलरीन में हमेशा आप फ्लोराइड को लिखते हैं, लेकिन ये बंग मिस्टर फुलरीन या कार्बन का एक जटिल कंपाउंड होता है जो अलग अलग बड़ी चेंज में या बड़ी श्रृंखलाओं में दिखाई देता है। ठीक है, अब इसमें अगर देखा जाए तो इसके एक्सप्लेनेशन में आप देख भी सकते हो कि कार्बन के कौन कौन से एलोट्रॉप्स होते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में
जो यहाँ पीछे बना हुआ है आप देख सकते हो, ठीक है, डायमंड ए, ग्रेफाइट बी, ठीक है, लेंजोलाइट सी, ठीक है, C60 बंग मिस्टर फुल्लीन, ये बेसिकली फुटबॉल के शेप का होता है। C540 ये देख सकते हैं आप, C70 ये देख सकते हो, ये डबल फुटबॉल जैसा दिखता है, फुटबॉल में जैसे डिफॉर्मेशन आ जाता है। फिर जी की बात करते हैं तो एमॉर्फस कार्बन, सिंगल वॉल कार्बन और नैनो बर्ड, एकदम महीन पार्टिकल जो बनते हैं। तो यहाँ पे ये सब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सामने सामने मैच्ड है, आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये कार्बन के प्रमुख अपरूप हैं। फिलहाल इन सब को मैंने अच्छे से वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो भैया लाइक और शेयर करते जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको डिटेल में मैंने वीडियो लेक्चर में समझाया भी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? ठीक है, आरडीएक्स का दूसरा नाम इसमें से कौन सा है? साइनोहाइड्रिन, ठीक है, डेक्स्ट्रॉन, साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोनाइट, इसमें से कौन सा नाम हो सकता है आरडीएक्स का? तो भैया देखो, आरडीएक्स का फुल फॉर्म तो सबको पता होना चाहिए, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आरडी और ये वाला एक्स ले लिया जाता है सेकंड नंबर वाला, तो इसको बोलते हैं आरडीएक्स, ठीक है। अब आरडीएक्स का जो दूसरा नाम है, जिसको और नाम से जानते हैं, जो बहुत पॉपुलर है टेक्निकल फॉर्म में, साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट जो आरडीएक्स का फुल फॉर्म है, दूसरा नाम है, सॉरी, दूसरा नाम जो आरडीएक्स का है वो साइक्लोनाइट है। ये देखिए, ये आरडीएक्स की कंपोजिशन है जो आप पीछे देख सकते हो, ये वाला है ना। और आरडीएक्स को हम और एक नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे नाम से अलग अलग जगह जाना जाता है। रॉयल डिमोलेशन एक्सप्लोजिव भी कहा जाता है, इसे साइक्लोनाइट भी कहा जाता है, हेक्सोजन भी कहा जाता है। देखो हेक्सोजन है, 6 भुजाएं है इसकी, ठीक है। फिर इसको 135 ट्राई नाइट्रो, 135 ट्राई एंजाइम भी कहा जाता है। तो इसके कई सारे नाम हैं और अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इटली और यूएसए में इसे किस नाम से जाना जाता है? कौन बताएगा? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, मैं आपका वेट कर रहा हूं कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आता है, निम्नलिखित में से विस्फोटक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सप्लोजिव, या निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक के रूप में इस्तेमाल हो सकता है ना। तो अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसके ऑप्शंस को देखते हैं, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, मर्क्यूरस ऑक्साइड, ग्रेफाइट, नाइट्रोग्लिसरीन। तो भाई इसका सही जवाब नाइट्रोग्लिसरीन। एक्सप्लोजिव जब मैंने बताया था तो मैंने बताया था कि डायनामाइट बनाने में इसका बहुत इस्तेमाल होता है ना। इसके अलावा और भी बहुत सारे विस्फोटक बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। नाइट्रोग्लिसरीन विस्फोटक का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। जितने भी विस्फोटक पदार्थ बनते हैं उनमें से कई सारे विस्फोटक पदार्थ में नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये तो बात हो गई इसके बारे में, और थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स है जो आपको यहाँ ध्यान रखना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये तो आंसर नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, ठीक है। नाइट्रोग्लिसरीन ऑल्सो कॉल्ड ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट इज अ पावरफुल एक्सप्लोजिव एंड इज एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ मोस्ट फॉर्म ऑफ डायनामाइट। डायनामाइट में इस्तेमाल होने वाला एक प्रमुख इंग्रेडिएंट या प्रमुख अंग है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दिएगा, नाइट्रोग्लिसरीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता है, मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं है, या फिर बोल सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल है ना। मतलब ये आसानी से अपने आप को डिकम्पोज नहीं कर सकता है। तो भैया सेलुलोज तो जानते ही हो, ये नेचुरल पॉलीमर है, और जितने भी नेचुरल पॉलीमर होते हैं वो अपने आप को तो आसानी से डिसॉल्व कर लेते हैं। सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गया, मोर्टीन हो गया, पीवीसी प्लास्टिक है
और एक ऐसा पॉलीमर है जिससे प्लास्टिक बहुत ज़्यादा बनती है। तो ये नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। और पीवीसी वो प्लास्टिक है जो आसानी से डिसॉल्व नहीं होती, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। मैंने बहुलक चैप्टर में बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को आपको बताया था और समझाया था, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक घट जाता है, ठीक है, ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। तो ये कथन और कारक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में कथन और कारक में क्या संबंध है ये बताना है, या इनमें से क्या फिट बैठ रहा है इसमें। तो भाई देखो, ऊंचाई बढ़ने के साथ क्वथनांक घट जाता है, ये एकदम सही है। लेकिन ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, ये गलत है। तो यहाँ पर सी वाला एकदम सही जवाब है। अब इसके एक्सप्लेनेशन पे थोड़ा सा ध्यान दें। तो देखो, मैंने आपको फिजिक्स में बढ़ाया भी है और यहाँ पर फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि गलनांक और क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो पहले मेल्टिंग पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं, ये भी बहुत पेपर में आता है, ठीक है। देखो, गर्म करने पर जिन पदार्थ का आयतन में वृद्धि होती है ना, जैसे मोम, घी, तो दाब बढ़ने पर उनका गलनांक बढ़ जाता है। इसके विपरीत गर्म करने पर जिन पदार्थों के आयतन में कमी आती है, दाब बढ़ने पर उनका गलनांक कम हो जाता है। गलनांक कम होने का मतलब क्या हो, जल्दी से पिघल जाती है। इसका क्या एग्जाम्पल है, बर्फ़, बिस्मत, धलवा लोहा, ये सब क्या है भैया, गलनांक इनका घटता है दाब बढ़ने पर। और मोम, घी, इनका गलनांक बढ़ता है दाब बढ़ने पर। तो देखो यहाँ पर 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को मैंने अच्छे से डिस्कस भी किया हुआ है। अब इसी पर बेस एक दूसरा पॉइंट आता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट पे क्या आता है, क्वथनांक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो, दाब बढ़ने पर सभी द्रवों का क्वथनांक बढ़ जाता है, ठीक है। वायुमंडलीय दाब पर साधारण जल 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है। यदि ये दाब बढ़ाकर डबल कर दिया जाए तो वो 125 पर उबलेगा, मतलब उसको अब ज़्यादा ऊष्मा चाहिए होगी और खाना जल्दी पक जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जाने पर प्रेशर कम हो जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक। अब क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो ऊंचाई बढ़ने के साथ जल का क्वथनांक घट जाता है, क्यों, क्योंकि ऊपर जाने पर दाब घटता है, बढ़ता नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक। यही पॉइंट यहाँ पे क्लियर करना था, ठीक। अब इस पर बेस्ड कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि हिमखंड जो होता है नीचे से ही ऐसे स्लाइड करता है, बहता हुआ हिमखंड ऊपर से ना पिघल के नीचे से पिघलता है, क्यों, क्योंकि नीचे तल पर अधिक दाब के कारण नीचे बर्फ का गलनांक कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि बर्फ जो होती है गर्म करने पर इसका आयतन कम होता है, तो इसीलिए प्रेशर बढ़ने पर इसका गलनांक नीचे से कम हो जाता है। तो हमेशा बर्फ नीचे से गलती है, ऊपर से नहीं गलती है। बात क्लियर है आप लोगों को कि बर्फ नीचे से क्यों गलती है, ऊपर से क्यों नहीं गलती। तो ये इसका सीधा सा एग्जाम्पल है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये हिमखंड का गिरना या लैंडस्लाइड होने की घटना भी दिखाता है। बर्फ जो होता है, बड़ा सा हिमखंड होता है या ग्लेशियर होता है, वो नीचे से ही मेल्ट करता है, ऊपर से नहीं करता है, ठीक है। उसकी वजह आपके सामने है, इसे ध्यान रखिएगा। अब इसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल जो है दूसरे पॉइंट पर है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, क्योंकि प्रेशर कुकर में वाष्प बाहर नहीं निकल पाती और बर्तन में रखी पानी व खाद्य पदार्थ पर दाब डालता है, जिससे उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। अब 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर खाना उबलता है। ज़्यादा ऊष्मा चाहिए होगी तो क्या होगा, खाना जल्दी पकेगा। पहाड़ी इलाकों में खाना जल्दी नहीं पकता है, इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर है, कुछ पॉइंट्स एकदम क्लियर रखिए। आप लोग हमेशा इसमें कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ है, बस आपको ध्यान रखना है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। श्यानता का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, विस्कोसिटी। तो तापमान बढ़ने पर ग्लिसरीन की विस्कोसिटी बढ़ती है, ठीक है। और रीज़न क्या दे रखा है, रीज़न दिया है तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तो अब अगर इसमें देखा जाए
तो देखो दूसरा पॉइंट तो एकदम करेक्ट है, लेकिन पहला पॉइंट जो है गलत है। तो इसमें ए जो है वो गलत है, आर बिल्कुल सही है। बात समझ में आई? तापमान में वृद्धि के साथ ग्लेशियर की श्यानता बढ़ती नहीं बल्कि घट जाती है, और इसकी वजह तापमान में वृद्धि से अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब इसको समझने के लिए कोई एक टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा मेरी बातों को ध्यान देना होगा, है ना। टेक्निकल है, बहुत सारे बच्चे इसको स्किप करेंगे, जो भी नॉन साइंस बैकग्राउंड के बच्चे होंगे वो सब छोड़ देंगे इसको। क्यों? क्योंकि भैया वो फिजिक्स से तो दूर भागते हैं, केमिस्ट्री रट्टा मान लो, है ना। केमिस्ट्री वैसे भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। चलिए, फिलहाल आने वाले लेक्चरों में मैं साइंस टेक को भी इंक्लूड करूँगा। तो अब आपकी जो सीरीज़ होगी अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होती जाएगी, आपको समझ में आएगा कि लेवल पेपर में कैसे बन रहा है। धीरे धीरे उस लेवल तक मैं आपको लेके जाऊँगा। अब हमारे पास समय भी आ गया है, और अब धीरे धीरे करके हम चीज़ों को करते हुए चलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। चलो, अब यहाँ से श्यानता को पहले समझ लेते हैं। श्यानता क्या होता है? द्रव का वह गुण होता है जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली अपेक्षित गतियों का विरोध करता है। श्यानता गाढ़ापन भी कहलाता है। यह एक तरह का घर्षण बल होता है जो विभिन्न परतों के बीच में कार्य करता है, ठीक है। तो आप इस डेफिनेशन से बहुत भली बात से परिचित होंगे। अब इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में क्या है? 3 बॉल है, ठीक है, एक ही साइज की, एक ही शेप की है। एक को शहद में डाला जा रहा है, एक को पानी में डाला जा रहा है, एक को तेल में डाला जा रहा है, ठीक है। और तीनों में देखा जाए तो जो पानी वाली है वो सबसे नीचे चली गई है, तेल वाली थोड़ा ऊपर है, हनी वाली और ऊपर है, क्योंकि हनी सबसे ज़्यादा विस्कस होता है, सबसे ज़्यादा श्यान होता है। अगर इसमें कोई चीज़ डालोगे तो वो इतना बल लगाएगा कि उसको ऊपर ही रोक देगा। तो अपेक्षित गति, देखो अब बॉल गिरती है तो उसकी गति हो रही है, उसकी गति को रोकना ही श्यानता कहलाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा श्यान क्या है? शहद, फिर तेल, और सबसे कम श्यान क्या है? पानी, ठीक है। तो ये श्यानता को बता रहा है कि द्रवों का ऐसा गुण जो अपनी परतों के बीच होने वाली गतियों का विरोध करता है, श्यानता या गाढ़ापन कहलाता है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, क्लियर है। अब देखो इस डायग्राम में कई सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने बोला कि हनी ज़्यादा गाढ़ा है जबकि ऑयल, तो देखो ऑयल कई तरह के होते हैं, बहुत सारे ऑयल हनी से भी ज़्यादा विस्कस माने जाते हैं, लेकिन टेक्निकली नेचुरल फॉर्म में सबसे ज़्यादा विस्कस एलिमेंट हमारे पास हनी है, ठीक है। इस डायग्राम में भी आपको दिख रहा है कि भाई ऑयल जो है थोड़ा ऊपर है, वो उसका विस्कस फोर्स ज़्यादा लग रहा है, लेकिन टेक्निकली अगर नेचुरल ऑयल्स को लेंगे तो वो हनी से कम विस्कस होते हैं। हनी सबसे ज़्यादा विस्कस होता है। हनी मतलब वो नहीं जो लोग प्यार मोहब्बत से दूसरों को कहते हैं, हनी मतलब शहद, ठीक है। शहद की हम बात कर रहे हैं, ठीक। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा इसमें और एक पॉइंट देखते हैं जो इसको और डिफाइन कर देता है। जिस द्रव में जितना अधिक श्यानता का गुण होगा उससे हिलाने में उतना ज़्यादा बल लगना है, ठीक है। पॉइंट्स के फॉर्म में आता है, ठीक है। ये डेफिनेशन और ये पॉइंट एक साथ आते हैं रीजनिंग और सेशन में, और छेड़ देने में उतनी जल्दी वो विराम अवस्था में आ जाता है। तो जो ज़्यादा श्यानता वाला सब्सटेंस होगा अगर उसको हिलाएंगे तो वो जल्दी विराम अवस्था में आएगा। सही है कि गलत है? एकदम सही है। और उसको हिलाने में ज़्यादा श्यान बल की ज़रूरत होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं, अगर आप देखें तो इधर वाला जो सबसे कॉर्नर वाला है, ठीक है, वो वाटर है जो स्ट्रेट गिर रहा है, बीच में आपका ऑयल है जो देखो धीरे धीरे गिर रहा है, और सबसे मेरी करीब जो है वो है आपका हनी। हनी मतलब शहद, शहद है। शहद देखो आराम से गिरता है और जब आखिरी तक टपकता रहता है, फिर चिपचिपापन उसमें बहुत ज़्यादा होता है कि वो वापस अपनी बूंद को खींचता है। अगर एक बार इसकी लेयर बनी तो लंबी तक जाती है, ठीक है। तो ये इसको इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है कि भैया वो रेस्ट में भी जल्दी आ जाता है। अगर ढक्कन बंद करोगे तो फ़ौरन वो रुक जाएगा, ठीक है। चलिए अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको श्यानता के बारे में जानना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इससे दूर रहना चाहते हैं क्योंकि उनको फिज़िक्स साइंस से बड़ा नफरत हो जाती है, क्योंकि टेक्निकली उन्होंने 10th की बात छोड़ दी होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन बनता है श्यानता किसके कारण होती है? 2 तरह के बल होते हैं, ससंजक और असंजक, ठीक है। पृष्ठ तनाव के अंदर ही आता है ससंजक बल कि समान अणुओं के बीच लगने वाला बल, और असंजक बल मतलब विपरीत अणुओं के बीच लगने वाला बल। मतलब चौक से आप बोर्ड पर तभी लिख पाते हो जब आपका असंजक बल ससंजक बल से ज़्यादा हो,
है ना। नॉन स्टिक कढ़ाई में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो श्यानता बेसिकली किसकी वजह से होता है, ससंजक बल की वजह से होता है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है एक आदर्श तरल द्रव की या लिक्विड की श्यानता कितनी होती है, तो आंसर होगा 0, 0। कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। ताप का श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही पॉइंट यहाँ पर जो मैंने बताया। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है परंतु गैसों की बढ़ जाती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, लिक्विड जितने भी होंगे टेम्परेचर बढ़ने पर इनकी विस्कोसिटी कम होती है, इसके उल्टा गैसों में क्या होता है, बढ़ जाती है। इसे ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तरलता और श्यानता में क्या संबंध है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती या रेसिप्रोकल होते हैं। जिसकी श्यानता, जिस तरल की श्यानता जितनी ज़्यादा होगी उसकी तरलता उतनी ज़्यादा कम होगी, और तरलता जितनी ज़्यादा होगी श्यानता उतनी कम होगी। बात क्लियर है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको अगर आप क्लियर रखोगे तो सब चीज़ें लगभग क्लियर हो जाएंगी। आई होप कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं, यानी अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा है होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है। ये ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, रेड लाइट, येलो लाइट। तो भैया इसका आंसर तो सबको पता ही होगा, सब लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट बता चुके होंगे। अब मैं भी इसका आंसर बता देता हूँ कि ऊर्जा सबसे ज़्यादा किसकी होती, किस रंग की, विबग्योर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस रंग की होती है। भैया ऊर्जा की जब हम बात करते हैं तो बैगनी रंग की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद आपका इंडिगो नील वाला रंग, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, फिर सबसे कम किसकी होती है, रेड की। तो इसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ब्लू इज द राइट आंसर, ठीक है। इसे ध्यान रखिएगा। अब इसको समझते हैं। जब आप इसको समझने में आएंगे तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है लाइट का, ठीक। सबसे ज़्यादा एनर्जी किधर होती है, वायलेट, ब्लू, इंडिगो की तरफ होती है, और सबसे कम एनर्जी किधर होती है, रेड की तरफ। और इसका उल्टा तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेड की। तो याद रखिएगा जिसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है उसकी ऊर्जा कम होती है। तो तरंग दैर्घ्य और ऊर्जा में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, ठीक है। इसे ध्यान रखना। और जिसकी वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य कम है उसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है, ठीक। हम कितने से कितने बीच का प्रकाश देख सकते हैं, भाई ये 400 से 800 नैनोमीटर के बीच का प्रकाश मोटा मोटा देख सकते हैं। वैसे 390 से 790 के बीच होता है ना। और इसके ऊपर, ठीक है, आपका इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ये लॉन्ग वेव में आती है, और शॉर्ट वेव में गामा, एक्सरे और यूवी रेज आती है। मैं पूरा बता चुका हूँ आपको, फिलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो आई होप कि आपको वो एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, फटाफट कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने बता भी दिया है, और भी लोग धर बता रहे हैं, ठीक है। और अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि भाई होता ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक, रट्टा मार के बैठे हैं बचपन से, 25 सेंटीमीटर होती है कि नहीं, सेंटीमीटर होती है। यहाँ क्या लिखा है, इंच में। बस यही है, जिसने ध्यान से पढ़ के सही जवाब दिया वो सही है, ठीक। इंच में अगर देखा जाए तो 25 तो होगी नहीं, ठीक है। अब क्या होगी, अब कॉमन सेंस लगाने की बात है, 75 और 100 इतनी ज़्यादा तो होती नहीं है, तो हो गई कितनी, 10, लगभग 10 होती है, ठीक है। अब ये क्या है, ये सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अक्सर इसी तरह से आ जाता है और आपकी भावनाओं के साथ खेल के चला जाता है। अगर आपको अपनी भावनाओं के साथ नहीं खिलवाड़ करना है तो आपको ध्यान देना है। देखिए 25 सेंटीमीटर को इंच में बदलेंगे तो 25 सेंटीमीटर लगभग 9.84 आएगा, जो राउंड ऑफ करने पर 10 होगा, ठीक है, इंच में। अब यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर ये चीज़ ध्यान रखोगे तो भैया देखो, आसान क्वेश्चन को भी डिफिकल्ट बनाया जा सकता है ना।
और बहुत सारे लोग इस तरह के गच्चे में फंसते हैं और गच्चा खा के गलत जवाब दे देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई वो ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। तो जब तक सिलेक्शन ना हो जाए भैया ओवर कॉन्फिडेंस में मत आइए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच में बहुत ही पतली लाइन होती है। ठीक है, आपको ज्ञान आता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डर भी होना जरूरी है, तभी आप आसानी से गलती नहीं करोगे। क्लियर? चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, मानव आंख दृश्य प्रकाश से जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह कौन सा रंग का, मतलब वो कौन सी तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, हमारी आंख, ठीक है, ह्यूमन आई, ठीक है, मानव आंख, ह्यूमन आई जिस तरंग दैर्घ्य के लिए, मतलब वेवलेंथ के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है वो कौन सी है। ठीक है, 60, 50, 5500, 4500, 7500। तो भैया आपने ये पढ़ा तो है, विबग्योर है कि नहीं। वायलेट शुरू होता है लगभग, ऐसे लिख सकते हैं 3900 एंगस्ट्रॉम पर, और रेड खत्म होता है आपका 7900 एंगस्ट्रॉम। तो हमारी आंख किस रंग के लिए सबसे ज्यादा सुग्राही होती है? अब बताओ कलर, पहले कलर बता दो। कलर बता दोगे तो अपने आप ही तरंग दैर्घ्य भी निकल आएगी। तो देखो कलर कौन सा होता है? येलो, पीला रंग होता है भैया, लाल बैगनी नहीं होता है ना। हाँ, लाल रंग की वेवलेंथ दूर तक जाती है, इसीलिए सिग्नल्स वगैरह को हाईलाइट बना किया था, किस रंग से बनाया जाता है, सिग्नल लेना चीज़ों को लाल रंग से। लेकिन हमारी आंख, ह्यूमन आई, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है पीले रंग के लिए। इसीलिए अगर देखा जाए तो टैक्सी का कॉन्सेप्ट आया था। टैक्सी जो होती है पीले रंग की ही बनाई जाती थी। क्यों? क्योंकि बाहर निकलते फट से हमारी आंखों से ढूंढ ले कि कहाँ है टैक्सी, कहाँ है टैक्सी। कैसे ढूंढते थे? पीले रंग की बनाई जाती थी, ये याद रखिएगा। तो टैक्सी को पीले रंग का इसीलिए बनाया था क्योंकि हमारी आंख पीले रंग के लिए सबसे ज़्यादा सुगराई होती है। ठीक है, अभी अगर आप देखेंगे तो लाल और पीले के मुकाबले आप पीले की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। कभी करके देख लेना, बैनर पोस्टर जो पीले रंग के बनते हैं उसको लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, और लाल रंग का पोस्टर आंख में चुभने लगता है, ये याद रखिएगा, चुभन करता है, और हमारी आंख को जो खींचता है वो पीला रंग है। इसीलिए यही कॉन्सेप्ट आपका टैक्सी का रहा। टैक्सी पीले रंग की ही इसीलिए बनाई जाती थी। अब ग्रीन रंग की बनाई जाती क्योंकि ये कलर ऐसे होते हैं जो हमारे लिए आंख के लिए परफेक्ट होते हैं। अब ये होता है इनके बीच की वेवलेंथ। अब इसके बीच का क्या होगा भाई? 39 के ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाओगे 4000 हो जाएगा तो गलत हो गया। ठीक है, 7900 के करीब 7500, ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों में अब ये बचा ए और बी। अब देखो 6000, 7000 से थोड़ा सा ही तो कम है 6000, तो ये भी नहीं है। मिड का पॉइंट जो आता है वो 5500 पे आता है, और येलो कलर की वेवलेंथ की रेंज भी 5500 के बीच में फंस जाती है। ठीक है, अगर आप येलो कलर का वेवलेंथ देखेंगे तो वो सिम मिल जाएगी। ये देखो, ये अगर देखा जाए तो ये स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, 500 मतलब 5000 से 6000 के बीच में। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका येलो बीच में पड़ जाता है, और इसी के लिए हमारा आँख सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। सिंपल है, आपका ये आंसर हो गया। ठीक, तो यही आपको ध्यान रखना है। अब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको जोड़ना पड़ता है कि कई सारी चीज़ों को। हमारी आँख येलो कलर के लिए सेंसिटिव है, और येलो कलर की वेवलेंथ 5000 से 6000 के बीच में, 6000 से ऊपर नहीं जा रही, देख सकते हैं आप। 6000 के ऊपर ऑरेंज कलर आ जा रहा है। ठीक, अब 5000 से थोड़ा ऊपर बढ़ोगे ग्रीन आएगा, और ग्रीन से थोड़ा सा ऊपर बढ़ोगे मतलब मिड, लगभग मिड, तो आपका येलो कलर। तो यही यहाँ पर आंसर बन रहा है। क्लियर है? देखो ये अप्रॉक्सीमेट लिया जा रहा है, लेकिन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। आपको इसके सॉल्यूशंस पता होने चाहिए, इसके एक्सप्लेनेशन पता होने, तभी आप इसको कर पाओगे। चलिए, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं फ्रेंड्स तो लाइक और शेयर करते जाइए, वीडियो को दूसरों तक पहुंचाते जाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तैयारी में जुट जाए। हमारे वीडियो कोर्स को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप सफलता की सीढ़ी चढ़ सकें। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है,
दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंग दैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? भैया ये तो बहुत आसान सा है, मैं इतनी देर में जो 3 क्वेश्चन कराया हूं उसी से रिलेट करके चौथा क्वेश्चन है। टेक्निकली सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? तो भाई रेड की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, वॉयलेट की सबसे कम, बैगनी आंसर हो गया। मान लो बैगनी नहीं दे रहा तो फिर आप इसी पैटर्न के हिसाब से अपना बेस्ट सूटेबल आंसर चूज कर सकते हो। ठीक है, सबसे कम जो आपका विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसमें सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? बैगनी की। और सबसे ज़्यादा किसकी होती है? रेड की। ये याद रखिएगा, अगर ये याद रखा तो ज़्यादातर चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में वक्रित हो जाती हैं। बिल्कुल गलत है भैया, मैंने लाइट पढ़ाया है, रेडियो तरंगे इज अ पार्ट ऑफ लाइट, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन भैया मैग्नेटिक फील्ड में वक्रित नहीं होती है। रेडियो तरंगों की प्रकृति वैद्युत चुंबकीय होती है, ये बिल्कुल सही है। तो भैया ये तो सही है लेकिन ए गलत है, तो ए गलत और आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या है? डी। आसान सा है। ठीक, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 फिजिक्स में ट्रांसफार्मर चैप्टर से, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य किया जाता है? प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में बदलने के लिए? बिल्कुल नहीं, है ना। एसी डीसी वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं। डीसी एसी ये भी बिल्कुल नहीं। ठीक है, डिश विभव धारा विभव को ऊंचाई करने के लिए? बिल्कुल नहीं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई या अपचाई करने के लिए, है ना। ये धारा के लिए है, विभव के लिए नहीं होता है, इसे याद रखिएगा। ये प्रत्यावर्ती धारा के लिए होता है, ये याद रखिएगा। डिश धारा के लिए नहीं होता है, ऑल्टरनेटिव करंट के लिए होता है, डायरेक्ट करंट के लिए नहीं होता है। उसको ऊंचाई या अपचाई करने के लिए विभव को, है ना, स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, इसे याद रखिएगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जरा ये बताइए कि आपका मोबाइल जो चार्जर होता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है कि स्टेप डाउन? इसके अलावा आपके घर में जो इन्वर्टर लगा होता है वो किस तरह का ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप अप या स्टेप डाउन? ऊंचाई की अपचाई, है ना। स्टेप अप मतलब ऊंचाई और स्टेप डाउन मतलब अपचाई। जरा इन दोनों का फटाफट कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए और ढूंढिएगा, ढूंढ के बताइएगा। और एक्सप्लेनेशन अगर दे दे तो बहुत अच्छा है ना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बाकी लोगों के भी काम आएगा। होता क्या है कि मैं आगे जाके थोड़ा सा पूछे हुए क्वेश्चंस को भूल जाता हूँ, फिर याद जो रहता है वो मैं बताता रहता हूँ। चलिए अब देखिए, ट्रांसफार्मर है। ठीक, ट्रांसफार्मर आजकल गर्मी में बड़ा उड़ रहा है। क्यों? सब एसी डीसी सब चला लेते है ना, फ्रिज भी चल रहा है। ट्रांसफार्मर आर मोस्ट कॉमनली यूज टू इंक्रीज लो एसी वोल्टेज एट हाई करंट और डिक्रीजिंग हाई एसी वोल्टेज इन एट लो करंट। तो सिंपल सी चीज़ है जो मैंने बताया, एसी वोल्टेज के लिए होता है, डीसी वोल्टेज के लिए नहीं होता है भाई, ये याद रखिएगा। ठीक, तो सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट होता है, ये याद रखना है। स्टेप अप या स्टेप डाउन या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज करने के लिए होता है। और वो यहाँ पर कुंडलियों की संख्या बढ़ाकर या घटाकर स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकते हैं, है ना। ये देखो, इधर से इधर जाओगे तो स्टेप डाउन है और इधर से इधर जाओगे तो स्टेप अप है। मतलब प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। अगर प्राइमरी में ज़्यादा नंबर्स ऑफ कुंडली या फेरे हैं, है ना, रोटेशन है, वाइंडिंग ज़्यादा है, तो और सेकेंडरी में कम है तो स्टेप डाउन होगा। ठीक है, प्राइमरी को एनपी से लिखते हैं। अगर एनपी बड़ा है, ठीक है, एनएस से, तो ये स्टेप डाउन होगा। कैसा होगा? स्टेप डाउन। और इसका उल्टा, अगर एनपी छोटा है एनएस से, तो ये स्टेप अप होगा। मतलब ये क्या करेगा? धारा जो आपका वोल्टेज है उसको हाई कर देगा। स्टेपलाइजर होते हैं, वो किस तरह के होते हैं? स्टेप अप की स्टेप डाउन। सब चीज़ें आपकी डेली लाइफ की हैं, तो फटाफट सोचिए, सिर्फ सोचने का काम है, सोच के बताओ। पढ़ाया तो मैंने, ये भी है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक मकान में दो बल्ब में से एक दूसरे से अधिक चमकदार है। मतलब दो बल्ब लगे हैं, ए, और दूसरा बल्ब लगा है बी। ठीक है, ये वाला बी वाला ज़्यादा चमकदार है।
तो इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक होगा, मतलब ज्यादा अवरोधक होगा। तो उच्चतर अवरोधक इनमें से किस बल्ब में होगा, मंद रोशनी वाले बल्ब में, अधिक रोशनी वाले बल्ब में। दोनों बल्ब में अवरोधक समतुल्य होगा, रोशनी की तीव्रता अवरोधक पर निर्भर नहीं करती है। तो इसका क्या आंसर होगा, देखिए उच्चतर अवरोधक उसमें होगा जिसमें रोशनी कम होगी, ठीक है, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है, ठीक। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट का फ्लो कम होगा, रोशनी कम आएगी। तो भैया इसका सवाल जवाब है ए, ठीक, सिंपल सा है। अधिक रोशनी वाले में रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि करंट ज़्यादा तेजी से फ्लो हो रही है, ठीक। रेजिस्टेंस जो होता है वो करंट और के साथ जो होता है, अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट कम होगी और रेजिस्टेंस कम है तो करंट बढ़ेगी। ये ओम का लॉ है, ओम का नियम है, ये आपको पता ही होगा, ठीक। कई सारे और भी इसके एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। किताब में पढ़ोगे तो इतना आसान नहीं बताया जाएगा, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज बता के वो समझाने की कोशिश करेंगे। 4-5 बार पढ़ने पर थोड़ा सा समझ में आता है। मैंने बहुत आसान और सिंपल तरीके से आपको बताया है, ठीक है। बल्ब के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना, बहुत सारी पजल्स बनती हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने इस पर बहुत वर्क किया हुआ है, तो मुझे पता है कि इसको आसान तरीके से कैसे बताया जा सकता है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 एक रिपीटेड क्वेश्चन है। टंडित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। जो टंडित चालक होते हैं, है ना, और लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थिति में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो भैया ये दूसरा वाला तो एकदम सही है और पहला वाला भी सही है, और ये इसको सही तरीके से डिफाइन कर रहा है। क्यों, क्योंकि भैया वो सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, उनमें जंग नहीं लगता है, इसलिए तांबा को हम ज़्यादा वरीयता देते हैं। और तांबा विद्युत का अच्छा सुचालक भी होता है। तो दो चीज़ें इसमें फिट बैठती हैं, इसीलिए हम तांबे का टंडित चालक बनाते हैं, ठीक। तो टंडित चालक का इस्तेमाल कहाँ होता है, कार के ऊपर भी लगा होता है ना। इसके अलावा आपका बड़े बड़े टावर्स होते हैं, उस पर कहीं बिजली चमकती है तो नुकसान कम होता है, ये एब्जॉर्ब करके अर्थिंग कर देता है, ठीक है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता के द्वारा समानता कौन सा अंग प्रभावित होगा। अगर एफ्लाटॉक्सिन की फूड पॉइजनिंग आपको होती है तो आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट इसमें अफेक्टेड होगा, ठीक है। हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर। तो जब एफ्लाटॉक्सिन जो होता है ये आपका जो इसका मेन वर्किंग होती है वो आपके लीवर में जाकर होती है। कहाँ होती है, लीवर में। तो जब लीवर में इसकी सारी वर्किंग हो रही है तो इसका जो भी टॉक्सिक एलिमेंट होगा वो आपकी बॉडी के किस पार्ट को इफेक्ट करेगा, लीवर को। तो इसे याद रखिएगा, लीवर आपकी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया होता है। याद रखिए, हार्ट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, और लीवर भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। वैसे तो सारे पार्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बॉडी के, ठीक है, लेकिन लीवर सबसे कम्युनिकेट करता है। सबसे कम्युनिकेट करने का मतलब है सबसे संपर्क साधे रहता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा नेता नगरी वाला आदमी है ना, ये सबसे संपर्क साधे रहता है, सबकी जानकारी रखे रहता है। अगर ये गड़बड़ हुआ तो भैया ये सबको गड़बड़ कर देगा है, ठीक है। तो लीवर समझ लो ऐसा है कि लीवर नेताजी हैं। हार्ट क्या है, हार्ट हमारे अंबानी जी हैं, है ना। हार्ट हो गया, ब्रेन अंबानी जो बोल सकते हैं, ठीक है। हार्ट हमारे किसान हैं, ठीक। लंग्स आपका जो पूरा सिस्टम है, इन्वायरमेंट है ना। किडनी वगैरह जो है इसको आप पानी मान सकते हो। तो सिस्टम से जोड़ो तो देखो तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या, अगर नेता नगरी वालों ने गड़बड़ किया तो ये सारी चीज़ें परेशान हो जाएंगी, है ना। हार्ट भी परेशान हो जाएगा, ब्रेन भी परेशान हो जाएगा, और सारा काम ब्रेन ही करता है, समझाता है। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता जो है ये यकृत, लीवर को इफेक्ट करती है, इसे ध्यान रखिएगा।
फिलहाल मैंने इसको रिलेट इसलिए कर दिया ताकि आपको आसानी से चीज़ें ध्यान रहे, क्योंकि बॉडी के ये पार्ट्स जो हैं ये इसी तरह से वर्क करते हैं। ठीक, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। ठीक है, क्लोरोमाइसेटिन, क्लोरोमाइसेटिन क्या है? पूर्तिरोधी है, प्रति अवसादक है, पीड़ाहारी है या प्रतिजीवाणुक है? तो जो क्लोरोमाइसेटिन होता है ये प्रतिजीवाणुक होता है। क्या होता है? प्रतिजीवाणुक होता है। इसका इस्तेमाल हम एंटीबैक्टीरियल फॉर्म में करते हैं, है ना, बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करने के लिए करते हैं। जब आपके शरीर में बैक्टीरिया का प्रभाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इस तरह की दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कई सारी दवाइयाँ आती हैं, कुछ दवाइयों के नाम क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसके एग्जाम्पल और नाम फटाफट बता दो। बहुत सारी आप डेली लाइफ में यूज़ भी करोगे, कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को याद भी हो गई कि बहुत सारी दवाइयाँ। फिलहाल कोरोना तो एक वायरस है, लेकिन यहाँ एंटीबैक्टीरियल चीज़ों की बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। निम्नलिखित में से किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? ठीक है, इनमें से किस कोशिका में इंसुलिन का स्रावन होता है? अब देखो, जैसे इंसुलिन का नाम सुनोगे, अरे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे फंसा दिया आपको। अल्फा, डेल्टा, तंत्रिका, बीटा कौन सी कोशिका होती है? अब आपको पता है कि इंसुलिन का स्राव जो होता है पैनक्रियास से होता है, अग्नाशय से होता है। लेकिन अब अग्नाशय के अंदर कहाँ से होता है? तो भैया एक साइंटिस्ट थे लैंगरहैम्स, लैंगरहैम्स ने अपने कुछ आइसोलेट बताए थे। इसकी खोज लैंगरहैम्स ने की थी, अल्फा, बीटा, डेल्टा की, है ना। लैंगरहैम्स ने बताया था इसके बारे में। इसको आइलेट्स ऑफ लैंगरहैम्स भी कहा जाता है या लैंगरहैम्स की दीपिका भी कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 21 में जो सही जवाब है, जवाब पहले बता दो फिर एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। ठीक है, सही जवाब है बीटा कोशिका। क्या आंसर सही है? बीटा कोशिका। ठीक, देखिए ये आपका पैनक्रियास है। ठीक, आपके बॉडी में लीवर और पैनक्रियास एक दूसरे के एकदम विपरीत काम करते हैं। लीवर खाने को क्या करता है? क्षारीय बनाता है। पैनक्रियास क्या करता है? अम्लीय बनाता है। जब दोनों प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते तभी आपको एसिडिटी होती है, स्पेशली पैनक्रियास में दिक्कत होती है। अब पैनक्रियास कुछ इस तरह का होता है, देखो ये बड़ा सा शेप दिखा रखा है यहाँ पे पैनक्रियास का। ठीक, और अगर देखा जाए तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैम्स इसके 2% एरिया में कवर होती है। 98 में एक्सोक्राइन और डक्टल सिस्टम होता है। ये अगर देखा जाए तो ये मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि मतलब ये एक मिक्स ग्लैंड है। ठीक है, ये हार्मोन को भी निकालती है, साथ साथ ये एंजाइम को भी निकालती है। और ये जो हार्मोन्स हैं ये यहाँ पर हार्मोन्स हैं। ठीक है, अल्फा, बीटा और डेल्टा। ठीक है, अल्फा सेल जो होते हैं उनको हम ग्लूकागोन के फॉर्म में जानते हैं। बीटा सेल जो आपका आंसर है उसे इंसुलिन कहा जाता है। डेल्टा सेल इसे सोमाटोस्टैलिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोमाटोस्टैलिन। तो इसे ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये इसका कॉम्प्लिकेशन एरिया है, पूरा सब मिला रहता है। और सोमाटोस्टैलिन जो होता है दोनों में अल्फा बीटा में बैलेंसिंग बनाने के लिए होता है। अल्फा ग्लूकागोन, बीटा इंसुलिन, ये एक दूसरे के एकदम रेसिप्रोकल होते हैं। एक ग्लूकोज को ब्रेक करता है, दूसरा वापस ग्लूकोज को बनाता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आंसर क्लियर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। अधोलिखित में से कौन सा विटामिन उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है? कैल्सीफेरॉल, अस्थि रुग्णता एकदम सही है भाई। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को कहते हैं, है ना। तो भैया विटामिन डी की कमी से आपका रिकेट्स और हड्डी संबंधित बीमारी होती है। नियासिन पेलेग्रा ये एकदम सही है। आपका जो स्किन रोग होता है, कोबाल एमिन संगठित रक्त अल्पता विटामिन B12 को कहते हैं। राइबोफ्लेविन विटामिन B2 को कहते हैं। इसकी वजह से बेरी बेरी नहीं होती है। बेरी बेरी जो होता है विटामिन B1 की वजह से होता है। तो इसका सही जवाब है डी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। अब देखो, राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? ये
ऑरिब्लोफ्लेमिनोसिस भी इसे कहा जाता है, इसकी डेफिशिएंसी होने वाली। ये आमतौर पे स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, हाइपरमेनिया होती है, एंडिमा, मुंह में छाले वगैरह पड़ते हैं, है ना, और आपकी ओंठों में सूजन आ जाना, बाल गिरना, ठीक है, और जनन प्रक्रियाओं का धीमे पड़ जाना, ये सब विटामिन राइबोफ्लेविन की वजह से होता है, मतलब विटामिन B2 की वजह से होता है, ठीक है। और बेरी बेरी जो डिजीज़ होती है वो बेसिकली विटामिन B1 की कमी से होती है। इसको आप थायमिन भी बोलते हो, है ना। पॉलिश करे हुए चावल खाने से आपको ऐसा हो सकता है, चावल की पॉलिश करने से उसके ऊपर विटामिन B या थायमिन धुल जाता है, ठीक है। चलो, ये तो बात हो गई किसके बारे में, ये बात हो गई इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस एक पर रोक नहीं है जिसे एथलीट द्वारा प्रदर्शन सुधारक पदार्थ के रूप में उपयोग में लाया जाता है। मतलब बोल सकते हैं कि ग्रोथ बढ़ाने के लिए इनमें से कौन सी ड्रग्स को लिया जा सकता है। एथलीट्स, बहुत सारे वाडा जो है वो बहुत सारे ड्रग्स को क्या कर रखा है, उसने बैन कर रखा है। बहुत सारे एथलीट जो होते हैं वो डोप टेस्ट में फेल हो जाते हैं, है ना। तो इनमें से कौन सा ड्रग्स जो होता है वो लेने पर आप डोप टेस्ट में फेल नहीं होंगे, तो वो है एरिथ्रोपोएटिन, ठीक है, प्रोटीन, एरिथ्रोपोएटिन, इसे याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है अल्फा, ये अल्फा है, यहाँ पर अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है जो उपस्थित रहता है, ठीक है। अल्फा कैरोटीन एक प्रोटीन है, वो कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, आपकी स्किन में, ऊन में, रक्त में, अंडों में। तो भैया देखो, अल्फा कैरोटीन, कैरोटीन एक प्रोटीन होता है जो स्किन और आपकी बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये सही आंसर क्या है, स्किन, ठीक है। आपने सुना होगा कितने ऐड आते हैं जो शैम्पू के, तो शैम्पू में बोलते हैं कैरोटीन ऑयल और कैरोटीन प्रोटीन वाला शैम्पू है। तो कैरोटीन बेसिकली स्किन और आपके बालों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है या कहाँ पे स्टोर रहता है। तो अमाशय, स्टमक, यकृत, लीवर, अग्नाशय, पैनक्रियास, पित्त। तो इसका सही जवाब यकृत, लीवर, लीवर में स्टोर होता है, देख सकते हैं आप, ठीक है। इसमें क्या बताया जा रहा है, व्हेन बॉडी डज नॉट नीड यूज ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी is store it in the liver and muscles. This stored form of glucose is made of many connected glucose molecules is called glycogen. तो ग्लाइकोजन बेसिकली आपकी मांसपेशियों में और लीवर में स्टोर होता है, ठीक है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन और ग्लूकोज को ग्लूकोज में बदलता रहता है लीवर, इसे याद रखिएगा, है ना। और हार्मोन आपके कौन से थे, अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल, जो आपके आइसलेट ऑफ लैंगरहंस में से अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ठीक है। चलिए इस सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, अच्छा क्वेश्चन है। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह कौन सा है, या वह है फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। एसिडिटी और बेसिक के बीच में, है ना, बेसिडिटी में के बीच में जो बैलेंसिंग बनाने वाला एलिमेंट है वो हमारा कौन सा एलिमेंट है जो इन दोनों के बीच में परफेक्ट बैलेंस बनाता है। तो इसका सही जवाब क्या है, इसका सही जवाब है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। मनुष्य की आंत में अवशोषित वसीय अम्ल एवं मोनोसैकेराइड रुधिर में पहुंचने से पहले कहाँ पहुंचते हैं, ठीक है। हमारे आंत में अवशोषित वसीय अम्ल तथा मोनोसैकेराइड रुधिर में पहुंचने से पहले कहाँ जाते हैं, है ना। तो देखिए आंत बिल्कुल गलत है, यकृत हो ही नहीं सकता है, अग्र मेसेंट्रिक शिरा ये भी नहीं है, लसिका लिम्फेटिक नोड्स में, है ना। आपका लसिका जो होता है वाइट कलर का कलरलेस लिक्विड होता है, इसमें WBC ट्रेवल करते हैं, इन्हीं में पहुंचते हैं, ये याद रखिएगा। तो इसे ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब है लसिका वाहिनियों में, ठीक है। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लसिका वाहिनियों से एक क्वेश्चन याद आया कि जो फाइलेरिया बीमारी होती है,
फाइलेरिया किस मच्छर की वजह से होती है, जरा कमेंट में बताना, किस मच्छर की वजह से होती है फाइलेरिया? कौन से मच्छर की वजह से होती है भैया? इसका नाम है क्यूलेक्स। अपने उत्तर प्रदेश में बहुत पाया जाता है और धान के खेत में ये मच्छर पाया जाता है, क्यूलेक्स। जब ये मच्छर काटता है तो बीमारी होती है फाइलेरिया। और फाइलेरिया आपके शरीर में कौन से अंग को प्रभावित करती है? तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं भैया हाथ को, पैर को, हाथी पांव बीमारी भी बोला जाता है ना। तो बेसिकली वो क्या करती है, वो लसिका को, लिम्फेटिक सिस्टम या लसिका तंत्र को प्रभावित करती है। लसिका तंत्र जो होते हैं आपके शरीर में, आपका वाइट कलर के लिक्विड होते हैं। जब आपको चोट वगैरह लगती है और खून नहीं निकलता है तो देखा होगा वाइट कलर का लिक्विड निकलता है, वो आपका लसिका तंत्र का ही हिस्सा होता है। और ये क्या करता है, आपके जहाँ पर भी चोट लगी होती है अपनी एक लेयर बना देता है ताकि बाहर से आने वाले बैक्टीरिया या अलग अलग तरह के बाहर के आने वाले जो पैथोजेंस हैं वो आपके शरीर के अंदर ना आ पाए। और वो क्या करता है, वहाँ पर एक लेयर बना के सुझा देता है। अक्सर देखा होगा चोट लगती तो आदमी सूज जाता है, मुक्का उक्का पड़ गया कस के, है ना, तो क्या होता है, सूज जाता है। तो सूजता क्यों है? लिम्फेटिक सिस्टम की वजह से, है ना। ये आपका एक प्रतिरोधक क्षमता बनाता है। WBC में ट्रेवल करता है, मैंने बताया। तो लिम्फेटिक सिस्टम आपका एक तरह का इम्यूनिटी सिस्टम की तरह काम करता है। और जब भी चोट वगैरह लगती है तो सूज वूज जाता है ना। आप कहीं गिरे, लंबा सा खरोच लगी, घिसड़ गए, है ना, और क्या हुआ, छिल गए। छिलने पर क्या होता है, छिलने पर खून नहीं निकला तो क्या होता है, वाइट कलर का लिक्विड निकलता है और वो जमा होकर सूजन पैदा कर देता है। वो क्या करता है, आपके सिस्टम को सिक्योर करता है, बॉडी के अंदर के एरिया को, कि बाहर से कुछ अंदर ना आ पाए। वही चीज़ फाइलेरिया में होती है। जब क्यूलेक्स मच्छर काटता है, लिम्फेटिक सिस्टम गड़बड़ और कहीं पर भी सूजा देता है। किसी का गला सूज गया, किसी का हाथ सूज गया, किसी का पैर सूज गया। ज़्यादातर केसेस में मच्छर पैर पे काटते हैं और पैर ही सूजता है, तो इसीलिए इस बीमारी को हाथी पाँव के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर कर दिया गया था। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे याद आई लसिका वाहिनियों से। लसिका वाहिनियों से ज़्यादातर इसी तरह का क्वेश्चन बनता है, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी का मिक्स क्वेश्चन है। एस्टर बंध के टूटने पर किसका पाचन होता है? तो बेसिकली एस्टर बंध जब आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये एस्टर बंध बेसिकली लिपिड्स में पाए जाते हैं। किसमें? लिपिड्स में। बहुत ज़्यादा जितने भी लिपिड्स होते हैं वो एस्टर बंध्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और लिपिड्स मतलब क्या होता है? फैट्स। तो एस्टर बंध के टूटने से किसका पाचन होता है? वसा का। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन नहीं, ठीक है, इसे याद रखिएगा। वसा का पाचन होता है। ये केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी का एक कंबाइंड क्वेश्चन है। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन पे लाइक और शेयर तो बनता ही है भाई। चलिए लाइक और शेयर कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं। और थोड़ा सा इस पे एक पॉइंट आपको और बता दो। In a fat molecules, a fatty acid are attached each other with 3 carbon of glycerol molecule with an ester bond through oxygen atom। ठीक है, तो याद रखिएगा जितने भी फैट या वसा के अणु होते हैं वो आपस में ईस्टर बंध के बंधे होते हैं ऑक्सीजन के साथ मिलकर। ठीक है, और जब ये टूटते हैं तो वसा का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29, ये तो आपको पता ही होगा। अस्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? सब बच्चा बच्चा जानता है क्योंकि बच्चों के टूटे हुए होते हैं। तो आप लोग तो बड़े हो गए तो फटाक से बता दीजिए कि भैया आपके शरीर में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी है? 20, 24, 28, 30। जल्दी से बता दो भाई कितनी होती है? 20। ठीक है, जो दूध के दांत होते हैं ना, जो टूट चुके होते हैं, वो 20 होते हैं। ये जीवन में 2 बार निकलते हैं ऐसे दांत। लेकिन जो बचे हुए 12 दांत होते हैं वो जीवन में सिर्फ 1 बार निकलते हैं। ठीक है, बच्चों में जो दांत होते हैं वो देखो ये होते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है टोटल 1/4 का 5 दांत का, ये देखो। ठीक, तो उसमें इंसीजर्स होते हैं, कैनाइंस होते हैं और मोलर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन प्री मोलर्स नहीं होते बच्चों में। ठीक, तो दूध के दांत जो बच्चों में निकलते हैं टोटल 20 निकलते हैं। 1/4 का 5 है, 5 10, फिर इधर 1/4 देखोगे 5, फिर इधर 5, तो ऊपर नीचे चारों तरफ का पैटर्न सेम होता है। क्लियर है? चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 30, स्थायी दांतों के क्रम मध्य से पार्श्व की ओर, मतलब बीच से पीछे की ओर किस प्रकार के होते हैं? 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर। 1 कैनाइन, 1 इंसीजर, 3 प्रीमोलर,
3 प्रीमोलर, 2 इंसीजर 2 कैनाइन 2 प्रीमोलर 2 मोलर, 1 इंसीजर 1 कैनाइन 3 प्रीमोलर तथा 3 मोलर। अब देखो आप लोग हो गए परेशान, क्यों? क्योंकि भैया ये तो इंग्लिश के वर्ड्स हैं और हिंदी में दे दिया, पेपर का क्वेश्चन है। तो भैया देखो, इसीलिए दांतों के नाम या बायोलॉजिकल टर्म्स को इंग्लिश में याद करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि पेपर में भी कभी कभार ऐसे ही दे दिया जाता है, जैसे यहाँ पर दे दिया गया। अब जो बच्चा हिंदी में रट्टा मार के बैठा होगा वो तो बेचारा खेल हो गया, उसके साथ तो बड़ा खेला हो गया। अब क्या करना है? अब इसको ध्यान रखो कि भाई उस तरह से याद रखो, है ना। अब देखो यहाँ पर आगे के 2 दांत जो होते हैं इंसीजर होते हैं, फिर एक कैनाइंस होता है। कैनाइंस का काम करता है चीरना फाड़ना, है ना। आप लोग मसाला तो खाते ही होंगे, खाते हैं कि नहीं खाते? मसाला खाते हैं? खाते हो कि नहीं खाते? जल्दी से बताओ, मसाला खाते हो आप लोग? यस और नो? मसाले का पैकेट फाड़ते हो? तो ये कैनाइंस का इस्तेमाल होता है। कौन कौन मसाला खाता है भाई? जल्दी से यस बोल दो भाई। मसाले से मेरा मतलब है गरम मसाला, है ना। पान मसाले की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल मसाले की बात कर रहा हूँ। मसाले का, मैगी मसाले का पैकेट फाड़ने के लिए आप कैनाइंस का इस्तेमाल करते हो। प्री मोलर और मोलर का इस्तेमाल होता है दांत चबाने में। तो 2 प्री मोलर होते हैं, 3 मोलर होते हैं, ठीक है, इसे याद रखिएगा। और अगर हम बात करते हैं तो ये काटने का, चीरने का काम करता है इंसीजर, है ना। सेब काटते हो, लोगों को दांत काटते हो, तो दांत कहाँ से काटते हो? इधर से काटता नहीं, आगे बढ़े दांत से। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ए इज द राइट आंसर, है ना। ये देखिए दांत का पूरा क्रम है, आप इसे देख सकते हो, ठीक है। इंसीजर आगे के कितने होते हैं? 2। कैनाइंस चीरने फाड़ने का काम करते हैं, कितने होते हैं? 1। प्रीमोलर 2 होते हैं, ग्रिंडिंग का, चबाने का काम करते हैं। मोलर 3 होते हैं, ये और ग्रिंडिंग का काम करते हैं। बात क्लियर है? तो ये आपके दांतों का पूरा सिस्टम होता है, मिडिल से बैक की तरफ। ये 1/4 है। तो दांत का जो फॉर्मूला होता है 2 1 2 3 होता है अडल्ट में। बच्चों में कितना? 2 1 0 2 होता है, ठीक है। तो ये 1/4 दांत का फॉर्मूला ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला माना जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। चलिए, फिलहाल सेशन कैसा लगा? बढ़िया लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए। आज के सेशन को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं दोस्तों। अगली क्लास में कुछ और नई चीज़ों के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।